तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों पिछली क्लास में जैसा कि हम सभी ने देखा था, 1793 के चार्टर एक्ट तक हम लोगों ने देख लिया था। अब बारी है 20 साल के पश्चात आफ्टर 20 इयर्स फिर चार्टर एक्ट आएगा और ये चार्टर एक्ट होंगे 1813 का चार्टर एक्ट। तो आज जिस टॉपिक से हम लोग शुरुआत करेंगे पढ़ना, वो टॉपिक हमारा पहला होगा चार्टर एक्ट 1813। ठीक है? क्योंकि आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 1793 के चार्टर एक्ट से 20 वर्षों के लिए, आगे आने वाले 20 वर्षों के लिए ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड कर दिया गया था। लेकिन ब्रिटेन के अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटेन की जो और भी प्राइवेट कंपनीज थी, निजी कंपनियां थी ब्रिटेन में, वो लोग बार-बार ब्रिटिश गवर्नमेंट पर दबाव बना रही थी, बार-बार मांग उठा रही थी कि भारत में उन्हें भी व्यापार करने की आजादी मिलनी चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1813 के चार्टर एक्ट्स में कुछ ऐसा ब्रिटिश संसद ने बदलाव किया और देखेंगे कि क्या वो बदलाव उन्होंने किया है। तो पहला हम लोग चार्टर एक्ट जो आज के क्लास में देखेंगे वो है बेटा 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट आज हम देखेंगे, जिसमें जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या विशेषताएं थी चार्टर एक्ट 1833 का 13 का। तो पहली बात जो बेटा मैंने आपको बताया था कि 1793 के चार्टर एक्ट में, 1793 के चार्टर एक्ट में जिस तरीके से अगले 20 साल के लिए ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड कर दिया गया था, लेकिन मैंने बताया कि दबाव में आकर सरकार जो है, वहां के स्थानीय व्यापारियों के कारण जो है सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन लाया और धीरे-धीरे सरकार चाह भी रही थी कि कंपनी को इन सब चीजों से बाहर किया जाए। तो आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1813 का चार्टर एक्ट वो चार्टर एक्ट था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया। ठीक है? क्यों समाप्त किया जाता है? इसको लाने का क्या उद्देश्य था? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला तो बेटा यही था कि इंड द कमर्शियल ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए ये लाया गया था। और दूसरा यह था भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा करना, यानी कि ब्रिटिश क्राउन की सवर्निटी को इस्टेब्लिश करना या फिर उसके लिए एक दावा प्रस्तुत करने के लिए इसे लाया गया था। अगला था संसदीय नियंत्रण को और मजबूत करना, यानी कि ब्रिटेन की संसदीय नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी पर और ज्यादा मजबूत करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया। ठीक है? तो ये ऑब्जेक्टिव था हमारा, ये उद्देश्य था चार्टर एक्ट को लाने का। ब्रिटिशर्स ने चार्टर एक्ट क्यों लाया, क्या उद्देश्य था, तो ये तमाम उद्देश्यों को हम लोग ने देखा। अब हम देखेंगे कि कुछ कमर्शियल प्रोविजन, कुछ व्यापारिक प्रावधान क्या था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बेटा ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गया। क्या हो गया? कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले एकाधिकार में थी, ट्रेड मोनोपोली का मतलब ये था कि ब्रिटेन की कोई और कंपनी या कोई अलग कंपनी जो है भारत में आकर व्यापार नहीं कर सकती थी। तो अब ये समाप्त हो गया, यानी ब्रिटेन की कोई और भी कंपनी आकर यहाँ पर व्यापार कर सकती है। परंतु ट्रेड इन टी, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इन दोनों व्यापार पर अभी भी मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की बनी रही। किन किन चीजों पर? तो बेटा चाइना के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर, चाइना के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर मोनोपोली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बना रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बना रहा। इसके बाद आप देखेंगे इंडियन ट्रेड ओपन टू ब्रिटिश प्राइवेट ब्रिटिश मर्चेंट, यानी कि जो वहां के निजी व्यापारी थे, ब्रिटेन के जो निजी व्यापारी थे, उनके लिए भारतीय व्यापार का मार्ग खोल दिया गया कि जाओ जाकर भारत में व्यापार करो, जो अब तक बंद था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, लेकिन अब उसे खत्म कर दिया गया। इसके साथ साथ कंपनी को
कंपनी जो है वो मुख्य रूप से एक क्षेत्रीय और प्रशासनिक प्राधिकरण बन गई। यानी कंपनी को जो है तरीके से केवल और केवल प्रशासन की ज़िम्मेदारी, अधिकतर प्रशासन की ज़िम्मेदारी दी गई कि मुख्य काम कंपनी का प्रशासन का की देख-रेख करना है, भारत में कंपनी के शासन को चलाना है, यही काम उनका करना रह गया। ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे और भी कुछ प्रोविजंस देखेंगे हम कि क्या प्रावधान था। तो बेटा संबंधी एजुकेशन से संबंधित क्या प्रोविजन आया था, क्या प्रोविजन लाया गया था शिक्षा से संबंधित। तो बेटा ये पहला एक्ट था जिसने अंग्रेजों ने भारतीयों को शिक्षा प्रदान करने के अपने दायित्व को समझा और उन्होंने कहीं न कहीं भारतीयों के लिए एजुकेशन प्रदान करने की व्यवस्था की। इसके माध्यम से 1 लाख रुपए पर एनएम, 1 लाख रुपए पर एनएम की बात की गई, जो एजुकेशन के लिए खर्च किया जाएगा। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, इनकरेजमेंट ऑफ लिटरेचर, ठीक है? और इंडियन साइंसेस को, इंडियन भारतीय विज्ञान को पुनरुद्धार के लिए, यानी भारतीय विज्ञान को फिर से स्थापित करने के लिए जो है, इसमें 1 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रदान किए जाएँगे। सरकार ने ये अनाउंस कर दिया कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएँगे। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से भारतीय मॉडर्न एजुकेशन की नींव पड़ती है। यहाँ से इंडियन जो है फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, क्योंकि ये एक्ट इसने कहीं न कहीं एजुकेशन पर भी ध्यान दिया था। ठीक है? अभी तक हमने देखा कि कंपनी की व्यापारिक क्या प्रोविजंस लाए गए थे कंपनी को लेकर, इसमें एजुकेशन से जुड़े हुए क्या मुद्दा को लाया गया, ये भी हमने देखा। अगला है बेटा धार्मिक नीति, यानी रिलीजियस पॉलिसीज को क्या लाया गया। तो जो अब तक ब्रिटिश जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, वो भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए अनुमति मांग रहे थे। तो इस अधिनियम के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से बेटा यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया। किसके लिए? धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। किसके लिए? तो भाई एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए उनको स्वतंत्रता मिल गई। और इसके साथ-साथ शिक्षण संस्थाओं में जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की भी बात इसी अधिनियम के द्वारा की गई कि भाई मिशनरीज आएंगे भारत में, प्रचार प्रसार करेंगे ईसाई धर्म की, और वो शिक्षण संस्था की स्थापना भी करेंगे। तो यहाँ पर जो है एक धार्मिक नीति की देखी गई। इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके का टेरिटोरियल जो है पॉलिसीज रही है रेवेन्यू को लेकर, कि प्रादेशिक राजस्व का क्या होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि राजस्व का उपयोग केवल इसके लिए किया जाना चाहिए। किसके लिए? तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डिफेंस के लिए और सिविल सर्विसेज के लिए। यानी जो विभिन्न टेरिटरी से जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा, जो धन टैक्सेस के रूप में लिया जाएगा, उन टैक्सेस का इस्तेमाल भारत में प्रशासन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और सिविल सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये बात साफ-साफ बताई गई। इसके बाद बेटा आप देखेंगे, अगला है कि भाई इस एक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो देखो यार, सबसे पहली बात है बेटा कि यहाँ पर इन ऑफ ट्रेड मोनोपोली, इस अधिनियम के माध्यम से कॉमर्शियल ट्रेड मोनोपोली को क्या कर दिया गया? कॉमर्शियल मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो मोनोपोली अब तक बनाई हुई थी, वो समाप्त हो गया। ब्रिटेन के और भी जो व्यापारी थे, उनको मौका मिलेगा भारत में आकर प्रचार प्रसार करने के लिए, और अपने व्यापार को बढ़ाने का उन्हें मौका मिलेगा इस अधिनियम के माध्यम से। इसके बाद एजुकेशन ग्रांट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, आपने देखा कि पहली बार जो है शिक्षा के लिए अनुदान देने की बात की गई, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। ठीक है? तो इसने कहीं न कहीं शिक्षा को मजबूत बनाने का काम किया, एक अच्छा पहल था। इसके साथ-साथ मुक्त व्यापार साम्राज्यवाद और सांस्कृतिक और वैचारिक पैक्ट, यानी कि मुक्त व्यापार साम्राज्यवाद का मतलब ये था कि व्यापार के लिए सभी जो व्यापारी थे उनको, उनके लिए मार्ग खुला करना, उनके लिए रास्ते साफ करना इस अधिनियम के माध्यम से किया गया। संसदीय नियंत्रण में वृद्धि की गई, पार्लियामेंट का जो है कंट्रोल और ज्यादा बढ़ गया।
और उसके बाद भारत पर ब्रिटिश संप्रभुता को मजबूत किया गया। यानी ब्रिटेन की सॉवरेनिटी को और ज्यादा भारत पर मजबूत किया गया, भारतीय व्यवस्था पर मजबूत किया गया। ये तमाम बातें इसमें बताई गई हैं और इससे आप देख सकते हैं। अगला जो है हमारा एक्ट है चार्टर एक्ट 1833। हमने बेटा 1813 का चार्टर एक्ट देखा, जिसमें हमें 2-3 बातें मुख्यतः ध्यान देनी है। पहला ध्यान देना है कि इस एक्ट के माध्यम से ट्रेड मोनोपोली को समाप्त किया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बनी रही। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को, जो भारत में ईसाई मिशनरीज ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आना चाहते थे, उन्हें प्रचार प्रसार के लिए आने की स्वतंत्रता मिली और उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी इस्टेब्लिश करने की स्वतंत्रता मिली। इसके साथ साथ इस अधिनियम में जो तीसरा महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है वो है कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा, ताकि शिक्षा को, आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये 3 बातें आपको बस ध्यान रखनी है। आगे आते हैं इस एक्ट में चार्टर अधिनियम 1833। 20 साल के बाद, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि हर 20 इयर्स के बाद, जब भी 20 ईयर बीतेगा, 20 साल के बाद, आफ्टर एवरी 20 इयर्स चार्टर एक्ट्स को जो है भेजा जाएगा और चार्टर एक्ट फिर आएगा 1813 के बाद 1833 में। इसका क्या उद्देश्य था, यहां पर हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव रहा? कंपनी के व्यापारिक चरित्र को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। यानी कि इसको लाने का उद्देश्य था कि कंपनी में जो ट्रेड मोनोपोली 1813 में समाप्त किया गया, लेकिन अभी भी चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की बनी हुई थी, उसे भी बेटा समाप्त करना था। उसे भी समाप्त करना था और पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, टू मेक कंपनी अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, कंपनी को शुद्ध रूप से प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी यानी कि प्रशासनिक निकाय बनाना था, और इसके लिए भी ये एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन, यानी कि केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखनी थी और विधायिका की भी स्थापना करनी थी। इंट्रोड्यूस कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, यानी कि कानूनों का संहिताकरण भी शुरू करना था। यानी कि कानून को कोडिफिकेशन करना, यानी कि कानूनों को निश्चित रूप से लिखने की व्यवस्था भी यहाँ बनाई गई। और उसके बाद ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण को और मजबूत किया गया। तो आप तमाम कारण देख सकते हैं। पहला कारण था कंपनी के जो है ट्रेड मोनोपोली को पूरी तरीके से खत्म कर देना, जो चाय और चीन के साथ बचा हुआ था उसको भी खत्म कर देना। इसके बाद कंपनी विशुद्ध रूप से भाई अब क्या बन जाएगी? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाएगी, और उसके साथ साथ प्रशासन और कानून को केंद्रीकृत करने के लिए कानूनों की संहिताकरण भी की गई, यानी कोडिफिकेशन किया गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ क्या प्रोविजंस थे इसके। तो पहला, कुछ मेजर प्रोविजंस देखते हैं, कुछ प्रमुख प्रावधान इसमें हम देखेंगे। क्या था? एंड ऑफ कंपनीज ट्रेड, कंपनी के व्यापार को पूर्णतः समाप्त कर देना बेटा। यानी अब कंपनी कोई व्यापार नहीं करेगी, खत्म हो गया कंपनी। चाय और चीन के साथ जो चीन के व्यापार और चाय का व्यापार था वो भी क्या हो गया? खत्म हो गया। ये सारा एकाधिकार अब कंपनी का खत्म हो गया। कंपनी अब बेटा एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, प्योरली एक विशुद्ध रूप से एक ऐसी संस्था बन गई जिसका काम था राजनीति और प्रशासन को देखना। ठीक है। यानी राजनीति और प्रशासन देखने का कार्य इसने शुरू कर दिया। आप देखेंगे शासन से व्यापार का अंतिम पृथक्करण, यानी कि अब जो कंपनी दोनों काम करती थी, व्यापार भी कर रही थी और शासन भी, बिल्कुल ये अलग हो गया। कंपनी व्यापार नहीं करेगी बल्कि क्या करेगी? शासन में पूर्ण रूप से काम करेगी। अगला पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा, अगला जो बिंदु है वो ये है कि भारत के गवर्नर जनरल को, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल एक ऐसा पद बनाया गया, क्योंकि आपको याद होगा
मैंने आपको बताया था 1773। बेटा 1773 में मैंने बताया था आपको कि 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, एक पद दिया गया, ठीक है, एक पद से डेजिग्नेटेड किया गया किसको, बंगाल के गवर्नर को, किस पद से, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और यहां पर क्या होता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो 1773 में बना है, उस गवर्नर जनरल को इस अधिनियम के माध्यम से बच्चों भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रीडेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसको फिर से एक नया पद नाम दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब तक वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाता था, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा, ठीक है। और ऐसा पहला गवर्नर जनरल बेटा लॉर्ड विलियम बेंटिक, कौन था, विलियम बेंटिक इसका पहला गवर्नर जनरल बना था, यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद शक्तियों का केंद्रीकरण, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे ही गवर्नर जनरल जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने, उनके पास सारी शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई। पूरे ब्रिटिश भारत पर जितने भी सिविल और मिलिट्री कंट्रोल था, सिविल और मिलिट्री कंट्रोल, वो सब अब किसके हाथ में चला गया, वो चला गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में, क्योंकि ये शक्ति का सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण कर दिया गया, यानी सारी शक्तियां अब उसके हाथ में हो गया। बम्बे और मद्रास के राज्यपाल भी भारत के गवर्नर जनरल के सबऑर्डिनेट के रूप में काम करने वाले थे, ठीक है। यहां तक क्लियर है चीजें कि बंगाल का, बॉम्बे और मद्रास के जो राज्यपाल थे वो भी गवर्नर जनरल के सबऑर्डिनेट के रूप में काम करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगला है केंद्रीय विधायी प्राधिकरण, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। ये क्या था बेटा, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल बने और एकमात्र विधायी प्राधिकरण लाया गया, क्योंकि देखो यहां पर दो तीन बातें हुई। पहली तो जो एक्ट एक्ट यहाँ पर अधिनियम की जो बात की गई, वो पहली बार यहीं से कहा गया, अधिनियमों की बात पहली बार यहीं से की गई थी, एक्ट्स की बात। और उसके साथ साथ यह भारत के सभी क्षेत्रों में लागू करने की बात की गई, क्योंकि जो जो विधायी परिषद बनाई जाएगी, उस विधायी परिषद में जो है, यहाँ पे जो भी कानून आएगा, जो भी अधिनियम आएंगे, वो सभी भारत, ब्रिटिश भारत में लागू होगा। ब्रिटिश भारत का मतलब है कि भारत का वो क्षेत्र जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आता था, ठीक है। इसके बाद चौथा सदस्य, बेटा इस बात को ध्यान रखना कि गवर्नर जनरल की परिषद को बढ़ाया गया और एक कानूनी सदस्य, लॉ मेंबर जोड़ा गया। और इस लॉ मेंबर को जब जोड़ा गया, और इस प्रथम लॉ मेंबर कौन थे, थॉमस जो है बैबिक्टन मैकाले। मैकाले जो है गवर्नर जनरल के पहले विधि सदस्य के रूप में उनकी परिषद में शामिल हुए, यानी पहला विधि सदस्य मैकाले बने थे, और वो गवर्नर जनरल की परिषद में उन्हें शामिल किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। लॉ कमीशन, इस अधिनियम के द्वारा बेटा विधि आयोग की स्थापना की गई 1834 में। 33 में एक्ट आया और 1834 में लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड। चेयरमैन मैकॉले को बनाया गया, लॉर्ड मैकॉले चेयरमैन बने इस अधिनियम के, जिनका काम था कानूनों का संहिताकरण करना, कोडिफिकेशन की एक निश्चित जो है परिभाषा के साथ कानूनों को एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से संजोने का काम करने के लिए पहला काम ये दिया गया। उसके बाद समान कानूनी प्रणाली, यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम, कि भाई चाहे कोई भी हो, कानूनी व्यवस्था सबके लिए क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, इसकी भी बात की गई। तो समान कानूनी प्रणाली की बात की गई। ये दो कार्य इनको सौंपा गया था, एक तो कानूनों का संहिताकरण करना, और दूसरा समान कानूनी प्रणाली को लागू करना। इस बात को ध्यान रखिएगा
कि भारतीय दंड संहिता, जो बेटा इंडियन पीनल कोड हम लोग देखते थे, वो 1834 में तैयार किया गया था। 1834 में इंडियन पीनल कोड, जिसके द्वारा अब तक हमारे देश का, अब तो उसकी जगह पर बीएनएस लाया गया, भारतीय न्याय संहिता, लेकिन उससे पहले जो है भारतीय दंड संहिता चलता था, इंडियन पीनल कोड। तो आप देखेंगे कि इंडियन पीनल कोड जो है 1834 में तैयार हुआ, लेकिन 1860 में इसको अधिनियमित किया गया था। मतलब कि यह जो है पूर्ण रूप से अधिनियमित हुआ था 1860 में, लेकिन बना कब? तो 1834 में। इस अधिनियम में आपको मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग स्थापित की गई। मैकाले को विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया गवर्नर जनरल की परिषद में, और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक है, यहां तक ये बातें ध्यान रखिएगा। अब इसका क्या महत्व है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस अधिनियम से, जैसा कि मैंने बताया, कि यह विशुद्ध रूप से कंपनी अब प्रशासनिक हो गई, व्यापारिकता का पूर्ण अंत हो गया, यानी कि कॉमर्शियल जो उसका स्वरूप था, जो उसका जो व्यापार करने का कार्य था, वो पूर्णतः समाप्त हो गया। विधायी केंद्रीकरण हुआ और कानूनों की एकरूपता का भी जन्म हुआ। आपने देखा कि इसमें बहुत सारी लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन और लीगल इन्फॉर्मिटी, यानी कि मैंने बताया आपको पीछे कि जो कार्य सौंपे गए थे विधि आयोग को, वो सारा यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल और आधुनिक कानून बनाने की प्रणाली का जन्म हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब तक जो भारत में चल रहा था इंडियन पीनल कोड, वो उसी समय का बना हुआ था। और सिविल सेवा तटस्थता का सिद्धांत, बेटा 1833 का ये अधिनियम, 1833 का ये चार्टर एक्ट, इस चार्टर एक्ट में खुली प्रतियोगिता परीक्षा की बात की गई। खुली प्रतियोगिता परीक्षा किसके लिए? खुली प्रतियोगिता परीक्षा की बात की गई कि जो है सिविल सेवाओं में जो है खुली प्रतियोगिता परीक्षा होगी। लेकिन बच्चों, खुली प्रतियोगिता परीक्षा की बात की गई थी, लेकिन ये लागू नहीं हो सका। ये विरोध के कारण, अंग्रेजों के विरोध के कारण जो है ये सफल नहीं हो सका इस एक्ट के माध्यम से। ठीक है, तो चार्टर एक्ट में आपने क्या क्या देखा और क्या क्या मुख्य बातें आपको याद रखना है। तो चार्टर एक्ट में पहला कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको पूर्णतः उसका व्यापारिक कार्य खत्म कर दिया गया। वह अब प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, वो एक व्यापारिक निकाय के रूप में अब काम करेगी। दूसरा कार्य क्या हुआ इस अधिनियम के द्वारा? तो दूसरा हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और इसके साथ साथ केंद्रीकरण को और मजबूत किया गया, और गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल के अधीन सभी गवर्नर हो गए, जितने भी सिविल और मिलिट्री लॉ थे सब उसके अंदर आएंगे। ठीक है, इसके बाद इस अधिनियम के माध्यम से एक विधि सदस्य जोड़ा गया गवर्नर जनरल की परिषद में, और वह विधि सदस्य था लॉर्ड मैकाले। और बच्चों, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना भी की गई, जो जिसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले था। तो ये तमाम बातें याद रखनी है, और याद रखना है कि इंडियन पीनल कोड भी 1834 में तैयार हो गया था, परंतु इसे 1860 में अधिनियमित किया गया। ठीक है, तो ये तमाम बातें याद रहेंगी, यही मुख्य बातें इसमें हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखेंगे चार्टर एक्ट 1853। बच्चों, इट वाज अ लास्ट चार्टर एक्ट, और इस चार्टर एक्ट की बात मैं आपको बता दूं, कंपनी अब विशुद्ध रूप से व्यापारिक संस्था बन चुकी थी, सॉरी, प्रशासनिक संस्था बन चुकी थी। अब केवल और केवल प्रशासन का कार्य देखना कंपनी का कार्य था। लेकिन यहाँ पे इस अधिनियम के माध्यम से कहीं भी कंपनी के लिए कुछ निश्चित समय का गाइडलाइन नहीं दिया गया था कि कितने समय तक कंपनी यहाँ पर शासन करेगी। ये बिल्कुल यहाँ पर कोई भी बात मेंशन नहीं की गई थी। यानी कंपनी को हटाने के ताक में लगी हुई थी ब्रिटिश सरकार कि कुछ भी मौका मिले
कि हम कंपनी को यहां से बाहर निकाल दें। तो पहली बात उद्देश्य देखते हैं हम, क्या उद्देश्य था? पहला था कि विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग करना, कि गवर्नर जनरल जो अब तक विधि का काम भी करता था, विधि बनाने का और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का भी काम करता था, तो इन दोनों को अलग अलग करना था हमें। क्या करना था? अलग अलग करना था। और आप देख सकते हैं कि विधायी कार्यों को और इसको अलग करने की बात। सिविल सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता परीक्षा, मैंने आपको बताया कि 1833 में प्रयास किया गया लेकिन वो असफल रहा, और यहाँ पर जो है इसको खोलने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने के लिए भी इसे लाया गया था। और इसके बाद बेटा एक है कानून बनाने में भारतीय भागीदारी का विस्तार करना। ये तमाम चीजें इसमें शामिल की गई। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है, क्या है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, कौन से महत्वपूर्ण इसमें प्रोविजंस हैं, कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान है। ठीक है, तो पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति हम देखेंगे क्या है। तो कंपनी को भारत का प्रशासन जारी रखने की अनुमति दे दी गई। कंपनी को कहा गया कि ठीक है आप जो है आप जो है यहाँ पर प्रशासन देखते रहिए, लेकिन बेटा याद रखना है कि यहाँ समय निश्चित नहीं किया गया, समय निश्चित नहीं किया गया, कितने दिनों तक आप कंपनी के कार्यों को देखिएगा ये निश्चित नहीं था। दूसरा, हालांकि यह कहा गया था कि कंपनी ब्रिटिश क्राउन के लिए भारतीय क्षेत्रों को ट्रस्ट में रखेगी, कि भाई भारतीय लोगों के और क्षेत्रों के ट्रस्ट के मतलब माध्यम से जो है विश्वास क्षेत्र के माध्यम से क्राउन के लिए उनके मन में विश्वास क्षेत्र होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इस कंपनी में कोई नया अवधि निर्धारित नहीं की गई थी, जैसे 20 साल 30 साल 40 साल जो अब तक दिया जा रहा था, वो कोई टेन्योर की बात नहीं की गई, पहले ही बता दिया। यानी कंपनी के नियम के समाप्त होने के स्पष्ट संकेत नहीं दिए गए थे कि भाई कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा, ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया, और कितने दिनों में होगा ये भी नहीं दिया गया था। ठीक है, यानी कि असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, उहापोह की स्थिति थी कंपनी के कर्मचारी और उसके लोगों के मन में। अब देखिए अगला है विधायी और कार्यकारी कार्यों का पृथक्करण, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव वर्क थे उसको अलग अलग किया गया। कैसे किया गया? पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद को विभाजित किया गया, यानी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसे दो भागों में बांट दिया गया। एक को एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया, कार्यकारी परिषद, और दूसरे को लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, यानी विधायी परिषद। विधान परिषद जो है इसमें आप देखेंगे कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, ये विधायी परिषद है, इसमें गवर्नर जनरल शामिल होता था, इसके साथ साथ 4 कार्यकारी पार्षद भी शामिल होते थे, और इसके बाद 6 अतिरिक्त सदस्य जो कि विधायी सदस्य कहलाते थे, वो भी शामिल होते थे। इसमें कौन-कौन शामिल हो रहा है? गवर्नर जनरल, 4 कार्यकारी सदस्य जो कार्यकारी परिषद है उसके सदस्य, और उसके बाद 6 अदर मेंबर्स इसमें शामिल होते थे। 6 में से आप देखेंगे कि 4 बंबई, मद्रास और अन्य जो प्रांत थे वहां से आते थे, और 1-2 जो है अदर जो है उसमें शामिल किए जाते थे। इसे केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जाना गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में इसको जाना गया। ठीक है, और आप यहाँ पर एक नोट में चीजें देख सकते हैं कि भारत में आधुनिक संसदीय प्रणाली की दिशा में यह पहला कदम था। ठीक है, क्योंकि अब यहीं से जो ये केंद्रीय विधान परिषद है, यहीं आगे चलकर जो है संशोधन के साथ संसद बन के काम करेगी, और पूरा जो है सारी व्यवस्थाओं को सम्मिलित करेगी विधि बनाने की। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई कि किस तरीके से कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग किया गया। कार्यकारी कार्य का मतलब होता है एग्जीक्यूशन का काम, जो नियमों को लागू करते हैं। विधायी कार्यों का मतलब नियमों को बनाने का कार्य। ठीक है साथियों, यहां तक क्लियर है।
चलिए, हाँ, अगला है सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत। बेटा यहाँ पर जो है कहीं न कहीं सिविल सेवाओं की शुरुआत हो गई जिसमें भारतीय भी अब शामिल हो सकते हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस परीक्षा की शुरुआत हुई जिसमें अब भारतीय भी शामिल हो सकते थे। इसके साथ-साथ एक चीज ध्यान रखने वाली है कि मैकाले समिति भी बनाई गई। सिविल सेवाओं के लिए भी मैकाले समिति बनाई गई 1854 ईस्वी में, 1854 में। ठीक है, इसे नियम बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, और लास्ट में आप देखेंगे कि आईसीएस की परीक्षा शुरू हुई। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या थी, क्या परेशानी थी, क्या कठिनाई थी? तो कठिनाई ये था बेटा कि ये जो खुली परीक्षा हो रही थी, ये जो सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन की बात की जा रही थी, वो इंग्लैंड में आयोजित होगा। कहाँ आयोजित होगा? इंग्लैंड में आयोजित होगा, जो कि भारतीयों के लिए क्या था? कठिनाई का विषय था। भारतीयों के लिए व्यवहारिक प्रैक्टिकल नहीं था ये, क्योंकि सभी लोग वहां जाकर एग्जाम दे पाए ऐसे सक्षम नहीं थे। तो यहां तक आपको समझ में आया खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत। अब हम देखेंगे कि क्या महत्व रहा है। तो पहली तो प्रतिनिधि संस्थान बनाई गई, जो मैंने बताया लेजिस्लेटिव असेंबली। शक्तियों का पृथक्करण हुआ, बिल्कुल हुआ। जो काउंसिल एक तरीके से काम करती थी, अब वो दो भाग में काम कर रही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रूप में। भारत में संसदीय प्रणाली की नींव पड़ी और सिविल सेवाओं को भी मेरिट आधारित बनाया गया कि जिसके पास जितना मेरिट होगा, क्वालिफिकेशन होगा, उस हिसाब से व्यक्ति जो है सिविल सेवा ज्वाइन कर सकता है। केंद्रीय विधायी प्रक्रिया बिल्कुल शुरुआत हुई और कम किया हुआ कंपनी की स्वतंत्रता, यानी कि कंपनी का स्वतंत्र अधिकार जो है वो एकदम कम कर दिया गया था, खत्म के बराबर कर दिया गया था। अब आप देखेंगे कमियां क्या थी, कौन कौन सी कमियां थी इसमें। तो बेटा दे ध्यान रखना कि इसमें नो इंडियंस रिप्रेजेंटेशन इन ट्रू सेंस, सही मायने में भारतीयों का कोई जो है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। दूसरा, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हेल्ड ओनली इन इंग्लैंड, मतलब कि सिविल सेवा परीक्षाओं को केवल इंग्लैंड में आयोजित किया जाता था, जिससे भारतीय अभ्यर्थी वहां तक आसानी से नहीं पहुंच पाते थे। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। नो पावर ओवर एग्जीक्यूट, ठीक है, और गवर्नर जनरल रिटेन्ड वीटो पावर, गवर्नर जनरल जो है अभी भी वीटो पावर उसकी हाथों में था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टिल अब्सेंट, यानी जो प्रांत थे जैसे जैसे बंगाल, सॉरी जो मद्रास था, बंबई था, इन सब को की जो है ऑटोनॉमी को अभी भी ध्यान में नहीं रखा गया, यानी इनकी ऑटोनॉमी पर कोई बात ही नहीं की गई। तो यहां तक हम लोगों ने देखा 1813 का चार्टर एक्ट, 35 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। 53 में क्या क्या चीजें देखनी है बेटा, ध्यान रखना है कि इसमें यह अंतिम चार्टर एक्ट था, पहली बात। दूसरा, इस अधिनियम के माध्यम से कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई कंपनी के प्रशासन को कि कितने दिनों तक चलाएगा। अगला क्या था, खुली प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई कि भाई भारत में खुली प्रतियोगिता परीक्षा, भारतीय भारतीय जो सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा होगी। लेकिन ये परीक्षा होगी कहाँ? इंग्लैंड में, ताकि भारत के लोग आसानी से वहां ना पहुंचे। इसके बाद बेटा क्या था, इसके बाद जो है यहाँ इस अधिनियम के माध्यम से जो है विधायी परिषद और कार्यकारी परिषदों की स्थापना हुई, यानी जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी वो दो वर्गों में बट गई, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये अलग अलग रूप में काम करना शुरू करेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर अगले क्लास में बात करेंगे हम लोग क्राउन रूल की चर्चा करेंगे हम लोग कि क्राउन रूल किस तरीके से काम करता था। ठीक है, तो इसी तरीके से बने रहिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि अब क्लासेस में मजा आएगा आप लोगों को। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, ज्यादा से ज्यादा चीजों पे चर्चा करेंगे हम लोग, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है।
तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर जीएस आप उसमें आता है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है? तो बने रहिए वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।